अच्छा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी हुआ होगा? बिल्कुल हुआ था। उस पे आप मतलब कोई दिलचस्प ऐसे सवाल जिसमें आप अटके हो या आपको सामने वालों ने थोड़ा बहुत इधर-उधर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करी हो मगर आप फिर भी मतलब बहुत तरीके से और संयम से आपने उनका जवाब दिया हो? क्योंकि हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट के बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं, बड़े रोचक सवाल होते हैं जिनमें हम लोग भी सोचने लग जाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा और कैसे आपने उनका जवाब दिया? आप कुछ ऐसे सवाल बता सकते हैं कि जो आपसे सवाल किए गए हों? दूसरा एक अच्छा इंसिडेंट मेरे इंटरव्यू में ये हुआ था कि उन्होंने शादवाद के बारे में पूछा था। शादवाद जैनिज्म का एक प्रिंसिपल होता है और जी। वहीं पे मुझे एक पानी की गिलास दिख रही थी। मगर मेरा ये सवाल है कि जब शुरुआत आपने की थी तो उसके पीछे कुछ सोच थी कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, उसके पीछे की सोच क्या थी? आपका जो धार का जो क्षेत्र पूरा आदिवासी इलाका है, पूरा बेल्ट आदिवासी इलाका है और आप ऐसे क्षेत्र से आके 8वीं रैंक आपने पाई तो उस पर मतलब आपके इलाके को आप क्या डेवलप करना चाहते हैं या वहाँ पर अगर आप क्या मतलब क्या विकास करना चाहते हैं? कहा जाता है यूपीएससी सोच कर ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ना होगा, आपको दिन भर लगे रहना होगा, सोशल मीडिया ये वो ऐसा-वैसा सब कुछ छोड़ना होगा। आपने क्या किया? मतलब सोशल मीडिया भी चलाया या साथ में पढ़ाई भी करी या दोनों में कैसे संतुलन कैसे बनाया? सर मैं सच बताऊं तो दोस्तों से कितना सपोर्ट मिला आपको कि दोस्त तो कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो बोलता होगा अरे यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अच्छा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा या डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई हो और आपने अब ये कर दिखाया तो उन लोगों को कुछ मैसेज लाइफ में ऐसे लोग तो रहते ही है जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या जो आपसे जलते हैं। कहते हैं अगर मेहनत सच्ची हो तो छोटे कस्बे से भी बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ धार के बाग गांव के रहने वाले पक्षाल सेक्रेटरी के साथ। उन्हें यूपीएससी में 8वीं रैंक हासिल हुई है और हमारे साथ वो लाइव जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक में पक्षाल जी। और पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आप पहले लाइव हमारे साथ जुड़े उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी शुभकामनाओं के लिए। तो आप कैसी रही आपकी जर्नी और पहला जब आपको मालूम पड़ा जैसे ही रिजल्ट आया पहला कॉल किसका आया और आपकी प्रतिक्रिया पहली क्या रही? अ, पहले तो जैसे ही रिजल्ट आया मतलब ये था कि पीडीएफ रिजल्ट का आ गया था। वो मैंने खोला, खोल के जैसे ही हाथ कांप ही रहे थे कि यार क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही खोला वहीं पहली लाइन में पहले ही पेज पे मुझे दिख गया कि 8वें नंबर पर पक्षाल सेक्रेटरी लिखा हुआ है। तो वो देखते ही थोड़ी सी राहत मिली। उसके बाद लगा कि थोड़ी सी सुकून की सांस ली। उसके बाद मैंने अपना पहला फोन अपने पापा को लगाया। पापा मम्मी जो घर वाले जितने भी थे सबको एक साथ लेके सबको एक साथ जोड़ के उनको फिर खुशखबरी सुनाई पूरी। मेरी बुआ है, मेरे फूफा जी है, उनको सबको एक साथ लाइन पे लेके फिर मैंने सबको बताया, सबने फिर राहत की सांस ली। अच्छा, तो आप ये कब से तैयारी कब से कर रहे थे और इस बीच में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कुछ तो उतार चढ़ाव आए होंगे जब आपने सोचा होगा कि यार अब मुझसे नहीं हो पा रहा है या कुछ ऐसा कुछ तो हुआ होगा मैं जो आप 2023 से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया और फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि दूसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। तो वो एक ऐसा फेज था कि जहाँ पे आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है, पिछली बार में आपका इंटरव्यू भी नहीं हुआ है, तो उस केस में बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आ जाता है। उसके बाद एकदम बिल्कुल जो लो होता है, मैं वहीं पे था कि यार कुछ भी हाथ में नहीं दिख रहा है। अच्छी खासी मुझे नौकरी मिल रही थी कॉलेज में, वो मैं छोड़ के आया हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मेहनत करे जा रहा हूँ, 2 अटेम्प्ट में दे चुका हूँ, बट उसके बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो वो सेल्फ डाउट होता ही होता है। बट उस मौके के लिए मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा परिवार मेरे पीछे बिल्कुल खड़ा रहा। परिवार और फ्रेंड्स ये दोनों ऐसे रहे कि जो हमेशा सपोर्ट। मेरा तो मन हो भी गया था कि यार मैं छोड़ देता हूँ उस पढ़ाई को, क्योंकि सेकंड बार में जब आपका प्रीलिम्स ही ना हो, फर्स्ट स्टेज होती है प्रीलिम्स, और जब प्रीलिम्स ही ना हो तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आता ही आता है। तो फिर ये था कि मैं तो सोच रहा था कि प्रिपरेशन को ही छोड़ देता हूँ। बट फिर परिवार वालों ने मोटिवेट करा और साथ में सभी का वो रहा कि आपको देना ही चाहिए। और उनको शायद मेरे ऊपर मुझसे ज्यादा भरोसा था, इसीलिए वो मुझे बोले कि तू देगा तो तू निकाल लेगा। और आज इतने अच्छे नंबर से या इतनी अच्छी रैंक आ गई है जिसकी मतलब कल्पना भी नहीं करी थी। जी, जी, आपने मध्य प्रदेश का नाम तो बहुत अच्छा रोशन किया ही है, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है, जब से रिज़ल्ट आया है आपकी बात हो रही है। मगर मेरा ये सवाल है कि जब शुरुआत आपने की थी तो उसके पीछे कुछ सोच थी कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, उसके पीछे की सोच क्या थी? जो आप दर्शकों से साझा करना चाहेंगे और जो आज के युवा यूपीएससी में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मतलब आपने क्या सोचा था कि आपने जब शुरुआत की, तो उसके पीछे आपकी सोच क्या थी? शुरुआत करने के पीछे दो रीजंस थे मेनली मेरे। एक तो मेरे नाना जी है, प्रकाश चंद जी जैन एडवोकेट साहब। उनका ये दिली सपना था कि मैं इस लाइन पे जाऊं और मैं अपना जो करियर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही परस्यू करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा।
अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। उनके लास्ट वर्ड भी मुझे यही थे कि यार मुझे शांति तभी मिलेगी, अब मैं खुश तभी होऊंगा जब मेरा लड़का बन के आएगा। तो एक तो वो मोटिवेशन था ही था। और दूसरा, मैं जिस एरिया से आता हूँ, बाग में 80%, बाग ब्लॉक में जो 80% आबादी है वो ट्राइबल आबादी है, आदिवासी लोगों की आबादी है। तो उनकी जो स्थिति है वो भी एक दयनीय स्थिति है। तो एक वो भी मोटिवेशन था मेरे लिए कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं उन लोगों के जो जीवन है उसमें परिवर्तन ला सकता हूँ। तो एक वो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर था। अच्छा, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट भी हुआ होगा? बिल्कुल हुआ था। उस पे आप मतलब कोई दिलचस्प ऐसे सवाल जिसमें आप अटके हो, या आपको सामने वालों ने थोड़ा बहुत इधर उधर कंफ्यूज करने की कोशिश करी हो, मगर आप फिर भी मतलब बहुत तरीके से और संयम से आपने उनका जवाब दिया हो? क्योंकि हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट के बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं, बड़े रोचक सवाल होते हैं जिनमें हम लोग भी सोचने लग जाते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, और कैसे आपने उनका जवाब दिया। आप कुछ ऐसे सवाल बता सकते हैं कि जो आपसे सवाल किए गए हो? अ, दो तीन सवाल थे। एक तो करप्शन के ऊपर था कि मुझे पूछ रहे थे कि इनोवेटिव आइडियाज बताओ जिसके थ्रू करप्शन से हम बाहर आ सकते हैं। दूसरा, एक अच्छा इंसिडेंट मेरे इंटरव्यू में ये हुआ था कि उन्होंने शादवाद के बारे में पूछा था। शादवाद जैनिज्म का एक प्रिंसिपल होता है। जी और जी। वहीं पे मुझे एक पानी की गिलास दिख रही थी। तो मैंने उसे लाइव पानी की गिलास के थ्रू उन्हें समझाया कि आपको लग रहा है, किसी को लग सकता है कि पानी की गिलास आधी भरी हुई है, किसी को हम्म, लग सकता है कि पानी की गिलास पूरी भरी हुई है। और यही हम्म, शादवाद है कि हम हमें नहीं पता है कि पूरी भरी है या आधी भरी है, इसीलिए हम हम्म, शायद लगा के बोलते हैं। तो हम्म, एक वो जवाब था जो मुझे लगा कि इम्पैक्टफुल रहा। हम्म। उसके बाद में बाकी तो टेक्निकल सवाल पूछे गए मुझे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी सवाल थे और बाकी टेक्निकल सवाल ही थे मेनली इंटरव्यू में। तो आपको कोई आइडल भी होंगे, अगर मतलब आपने पर्सनालिटी टेस्ट के पहले आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे होंगे, आपको लगा था कि ऐसे कोई सवाल कर सके, आपको कुछ ऐसा लगा था कि मतलब मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, या सवाल के कुछ जवाब दे नहीं पाऊंगा? मतलब कैसी तैयारी कैसे की थी आपने? मतलब कुछ थोड़ा बताएंगे आपकी मतलब उससे पहले की तैयारी क्या थी? आपने कितने इंटरव्यूज़ देखे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, जो आज यूट्यूब पर देखते हैं? आपने कुछ देखा भी है, या मेरा मतलब तैयारी नॉर्मली आप का चले गए? सोर्स वही यूट्यूब वाला था। और मैं मॉक इंटरव्यूज देता था। मैंने 28 के आसपास मॉक इंटरव्यू दिए, जिससे एक थोरो प्रैक्टिस आ गई। जब हाँ आप जी। लोगों से इंटरेक्ट करते हो और लोग आपसे अलग अलग टाइप के सवाल पूछते हैं, उसके बाद में यूपीएससी की ट्रांसक्रिप्ट भी आ जाती है जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया हो उनकी। तो मैं उनको भी रिहर्स करता था, जिससे अगर सेम क्वेश्चन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा जवाब किस टाइप का होना चाहिए, या मैं उसको और कैसे बेटर आंसर कर सकता हूँ। ये सब चीजों पे मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया इंटरव्यू में। अच्छा अच्छा, आज के युवाओं में ना बड़े धैर्य की, बड़ी पेशेंस की बहुत कमी होती है, और वो कुछ कुछ भी ऐसा हो जाता है या मतलब कुछ कर नहीं पाते, तो वो सोचते थे कि चलो छोड़ दो, अब आप कुछ और करते हैं। तो उनके लिए आपका मतलब क्या कहना है? उनको आप क्या मैसेज देंगे? आपकी सफलता के पीछे का जो भी राज है, आप उनको क्या मतलब बताएंगे कि मैं, आपने जो किया वो भी कर सकते हैं? पहला तो मैं ये बोलना चाहूंगा उनको कि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं एक जागता एग्जाम्पल हूँ कि अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका हो जाएगा। और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आपका लक हो सकता है, आपकी ब्लेसिंग्स हो सकती है। दे ऑल थिंग्स आर सेकेंडरी और वो आपके हाथ में नहीं है। बट मेहनत करना है वो आपके हाथ में है। तो वो जो चीज है वो एस्पिरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि यार मेहनत करते रहो, और मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और दूसरी चीज मेरे मन में ये है कि आज जो है, आज एआई का जमाना है और इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता जा रहा है एआई के कारण। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में हम जितना पढ़े उसको अच्छे से रिवाइज करें। क्योंकि हम ऐसा होता जाता है कि हमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलती जाती है। आप एआई से पूछोगे वो 10 चीजें बता देगा, आप फिर और 10 चीजें पूछोगे तो वो 100 चीजें बता देगा। तो जिसके कारण आप कंसोलिडेट नहीं कर पाते हो। आपने दायरा तो बढ़ा दिया अपना, बट उस दायरे को आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और वो कंसोलिडेशन रिवीजन से होता है। और रिवीजन में भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स जो है, जैसे कि एनसीईआरटीज हो गई, आपको उन पे फोकस करना है। और इन सब चीजों के कोचिंग के मटेरियल या फिर एआई जनरेटेड जो थिंग्स है इनमें बहना नहीं है, इनको सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन के लिए यूज करना है। बट डोंट रिलाई फुल्ली ऑन देम। हम्म। आप अपना क्षेत्र, आपका जो धार का जो क्षेत्र पूरा आदिवासी इलाका है, पूरा बेल्ट आदिवासी इलाका है, और आप ऐसे क्षेत्र से आके 8वीं रैंक आपने पाई, तो उस पर मतलब आपके इलाके को आप क्या डेवलप करना चाहते हैं, या वहाँ पर अगर आप क्या मतलब क्या विकास करना चाहते हैं? आपके मतलब आपका क्या उसमें राय है कि आप कुछ वहाँ पर देखा होगा आपने कि बड़ा ये कमी है या वो कमी है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं वहाँ पर लोगों के लिए? जी सर, बिल्कुल। मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ पे लिटरेसी रेट आज की तारीख में भी 39% ही है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
और 80% ट्राइबल पॉपुलेशन होने के कारण वहां पे डेवलपमेंट जो है वो पहुंच नहीं पाया है। तो सबसे पहले तो मेरे एरिया के लिए जो मैंने सोचा था कि यार हमारा जो एरिया है वो फेमस है बाघ की, उसके लिए बाघ प्रिंट के लिए, डायनासोर फॉसिल पार्क के लिए, तो एक टूरिज्म एक अच्छी खासी आमदनी दे सकता है ट्राइबल पीपल्स को भी। जैसे कि गवर्नमेंट कर रही है, ट्राइबल होम स्टेज एक्सेट्रा को प्रमोट कर रही है, उस टाइप की कुछ चीजें हमें करना पड़ेगी, ट्राइबल सर्किट्स बनाने पड़ेंगे जिससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बढ़े और जो आम जन है उन्हें मिले। और दूसरा, ट्राइबल्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप हमें प्रमोट करना पड़ेगा। हमें ट्राइबल्स को भौगोलिक ना बनाते हुए हमें उनको व्यापार करने वाला बनाना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को भी प्रमोशन करना पड़ेगा इसके लिए, और हमें भी आगे आना पड़ेगा, जिससे कि जो ट्राइबल ई कॉमर्स है, जैसे कि कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे सीताफल बहुत ज्यादा फेमस है तो उसकी मार्केटिंग वगैरह की जा सकती है। महुआ हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है, तो उसके थ्रू अगर हम ट्राइबल ई कॉमर्स को हम ट्राइबल के साथ जोड़ दे और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में लाए, तो वो प्रोग्रेस बहुत फास्ट हो सकती है ट्राइबल एरियाज में भी। तो वो एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि हो हमारे यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है ये तो कि आप अपने इलाके जो पिछड़ा हुआ भी माना जाता है और लिटरेसी रेट भी बहुत कम है वहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं इनोवेटिव जो लोगों को पैसा भी दे और आपके क्षेत्र का नाम भी हो। और मेरा एक दूसरा सवाल ये है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मतलब मेरा ये पर्सनल सवाल भी है कि कहा जाता है यूपीएससी सोच कर ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ना होगा, आपको दिन भर लगे रहना होगा, सोशल मीडिया ये वो ऐसा वैसा सब कुछ छोड़ना होगा। आपने क्या किया? मतलब सोशल मीडिया भी चलाया या साथ में पढ़ाई भी करी या दोनों में कैसे संतुलन कैसे बनाया? सर मैं सच बताऊं तो दिस इज सेकेंड ईयर। 2 साल से मेरे पास सिर्फ कीपैड वाला फोन है। नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, कुछ भी नहीं। आप मेरी टाइमलाइन भी देखोगे आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि एफर्ट मांगता है, जो कि मेहनत मांगता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। पिछले 2 साल से ना मैंने अपना जो नंबर था उसको भी बदल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा पुराना वाला नंबर रहता है तो अगर किसी का भी फोन आता है तो मुझे उससे अटेंड करना पड़ेगा, उससे बात करने में मेरा टाइम वेस्ट होगा। मतलब टाइम वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, बट मेरा टाइम जाएगा। तो उसके लिए मैंने अपना नंबर तक चेंज कर लिया था। तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और ये एग्जाम स्ट्रगल तो मांगता है, बट वही है कि स्ट्रगल के साथ साथ में ये एग्जाम आपको बेटर इंसान भी बनाता है। आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आपको एक एक चीज सीखने में आता है, प्रेशर आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता है। तो वो सब चीजें पॉजिटिव्स भी है। तो अगर आप घंटों की बात करें तो ऐसे ऐसे तो कोई घंटे नहीं होते कि आप मैं 15 घंटे ही पढ़ूंगा या 14 घंटे ही पढ़ूंगा। बट ये होता है कि फेजेस में होता है। जैसे कि इनिशियल फेज जो होता है, जैसे मैंने अगर मई में तैयारी चालू करी, तो मई से दिसंबर का जो फेज होता है उसमें आप 8-9 घंटे पढ़ के निकाल सकते हैं। फिर जब मई में एग्जाम होती है प्रीलिम्स की, तो जो फेब से लेके मई का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। तो वहां पे आपको अपने रीडिंग आवर्स और जो लर्निंग आवर्स है उनको भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो उन समय ये ऐसा भी होता था कि मैं 15 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, किसी दिन 14 घंटे भी पढ़ रहा हूँ। बहुत सी बार ऐसा भी होता था कि मैं सिर्फ 3-4 घंटे के लिए सो रहा हूँ, फिर वापस से उठ जा रहा हूँ। तो वो सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, 60 दिन 70 दिन। बाकी समय आपको रेगुलर 8-9 घंटे की जो पढ़ाई होती है वही करनी रहती है। अच्छा, आपको आपके फैमिली से तो बहुत सपोर्ट मिला, दोस्तों से कितना सपोर्ट मिला आपको? कि दोस्त तो कोई ऐसा भी दोस्त होगा जो बोलता होगा अरे यार यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या डिमोटिवेट करने की कोशिश की गई हो और आपने अब ये कर दिखाया, तो उन लोगों को कुछ मैसेज आपको कहीं पूरा पीठ पीछे कुछ मैसेज मिला हो दोस्तों के थ्रू कि यार वो आज तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था कि ये तैयारी करता रहता है दिन भर, ऐसा होता है वैसा होता है, या खेल कूद में ध्यान नहीं, मतलब किसी भी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे और इसी पर फोकस, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ कानाफूसी तो दोस्तों में होती रहती होगी और अब आपने कर दिखाया, तो आपका उन लोगों को कुछ मैसेज? सर लाइफ में ऐसे लोग तो रहते ही है जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं या जो आपसे जलते हैं। बट वही है कि आपको उन लोगों को इग्नोर करते हुए और उनकी बातों पर ना ज्यादा ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों की बातों को दिल पे लगा के बैठ गए कि उसने मुझे ये ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, तो फिर आप उन्हीं सब में रह जाओगे और आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए गोल एकदम क्लियर था कि मुझे पढ़ाई करनी है और इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है। तो डिमोटिवेशन करने वाले या सेल्फ डाउट करने वाले लोग होते हैं, बट वही है कि आप उनको कितना ज्यादा से ज्यादा इग्नोर कर सकते हो, उनको अच्छा, पहचान लो, उनसे दूर रहो। जी जी, ये यूपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं और उनमें मतलब ऐसी कोई गलती आप बोल पाएंगे आपने जो तैयारी करी उसमें ज़्यादातर लोग वो गलती ऐसी गलती करते हैं जिससे वो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमसे नहीं होगा? मतलब जो कॉमन एक गलती आपको लगती हो, एक दो गलतियां जो स्टूडेंट ज़्यादातर करते हो और फिर बैकफुट पर आकर सोचते हो कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा? सर मैं 2 गलतियां बताना चाहूंगा इस केस में।
सर एक गलती तो ऐसी होती है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है। हम्म। तो आपको बहुत ज्यादा हर जगह से इंफॉर्मेशन मिलती जाती है और आप हम्म। उस इंफॉर्मेशन को लेते जाते हो, क्योंकि अब एआई का जमाना है, उसके कारण हर जगह पे एक्सेसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम्म। आप हर जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जाते हो और उसको रिवाइज नहीं करते हो। तो हम्म। दैट इज वन मेजर एस्पेक्ट कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्टर बन के ही रह जाते हो, इंस्टेड ऑफ उसका रिवीजन करके और कंसोलिडेशन करने का। तो वो एक चीज तो जो मैंने आपको बताई वही है। और दूसरी चीज एस्पिरेंट्स के बारे में मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि बहुत से लोग मेहनत करने से डरते हैं। ये एग्जाम ऐसा है कि जो आपका सेक्रीफाइस और मेहनत दोनों मांगता है, और अगर आप वही करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ये ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप एक दो महीने पढ़ लो और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है और आपको पूरी प्रोसेस में मेहनत करते रहना पड़ेगा। और अच्छा, माता माता पिता के अलावा आपका रोल रोल मॉडल कौन रहा, मतलब इस पूरी जर्नी में? माता पिता तो रहे होंगे, मगर उनके अलावा कोई ऐसे कुछ लोग जिनके बारे में आप बात करेंगे? माता पिता वगैरह फैमिली वाले भी रहे, उसके साथ में कुछ दोस्त लोग भी रहे हैं जो हमेशा मेरे साथ रहे, जो मोटिवेट करते रहते थे। हम्म। हमारे यहाँ की जो दोस्त लोग थे, मेरे कॉलेज के जो दोस्त लोग थे, हम्म। स्पेशली अनुष्का थी, उसके बाद में सिद्धार्थ था, उसके बाद में वरिण्य था, प्रखर था। ये सब जो दोस्त लोग थे वो हमेशा साथ ही रहते थे, कभी भी लगता तो वो मोटिवेट करते ही थे। और हमेशा मतलब वही है कि रखते थे कि यार उनको विश्वास था, जिसकी वजह से मुझे भी विश्वास हो जाता था कि यार इतने लोग जब मेरे पीछे खड़े हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि ये निकाल सकता है, तो मैं निकाल ही सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत शानदार रहा आपके साथ बात करना, और ये चर्चा बड़ी ही हमें भी बात करके अच्छा लगा आपके बारे में जानना। और आपने फिर से आपको बधाई, शुभकामनाएं ढेर सारी, और आपकी पूरी फैमिली को भी। एक छोटी सी सवाल और, आपके माता पिता के बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी पीछे से कैसी रही? और थोड़ा सा अगर उस पर कुछ बात करेंगे आप तो। मेरे पापा का छोटा सा रिटेल शॉप है क्लॉथ का, हम्म। रेडीमेड गारमेंट्स और क्लॉथ का। तो वो वही रिटेल शॉप संभालते हैं। मेरी जो स्कूलिंग हुई है, वो 12th तक जो स्कूलिंग हुई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। पहले प्राइवेट स्कूल थी, उसके बाद फिर मैं 11th 12th में गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ पे स्कूल है उसमें शिफ्ट कर गया था, और गवर्नमेंट स्कूल से ही फिर मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर मैं आईआईटी चल गया था। तो बैकग्राउंड तो नॉर्मल सा ही है, नॉर्मल जो फैमिली होती है वैसी ही है। नहीं, शानदार रहा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी फैमिली को भी बधाई। और मध्य प्रदेश का नाम आपने रोशन किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आपको आपको बधाई दी थी। आपको मालूम हो, शाम को ही उनकी एक बाइट आई थी, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और बधाई दी आपको। और थैंक यू सो मच, आपको आपने हमसे बात करी, एमपी तक के साथ में लाइव जुड़े। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े थे पक्षाल सेक्रेटरी, जिन्होंने 8वीं रैंक हासिल करी है। धार के एक छोटे से जिले से वो आते हैं और पूरा बेल्ट आदिवासी है, और उन्होंने पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।